हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। तो बच्चों आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है ना। तो बच्चों आप लोगों को मालूम है कि हम जो जैक एकेडमिक काउंसिल मतलब झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो मॉडल सेट पेपर दिया है बच्चों, इसका हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं, है ना। इसमें 2 वीडियो है, वीडियो 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 1 मतलब 2 वीडियो बनाए हैं उसमें, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों पार्ट 2 में। पार्ट 2 जो क्या है मेरा सब्जेक्टिव टाइप है। कैसा है क्वेश्चन, कैसा सेक्शन है मेरा, सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग किसका बनाने वाले भी, मैथमेटिक्स का भी वो आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पार्ट 2 कैसा है, सब्जेक्टिव है बच्चों। टाइम क्या है, 1.5 घंटे का है। टाइम कितना, 1.5 घंटे का। मार्क्स कितना टोटल, 40 मार्क्स है, ठीक है। तो इस पेपर में टोटल कितने सेक्शंस होंगे बच्चों, इस पेपर में टोटल 3 सेक्शन होंगे, ए बी एंड सी, क्लियर है। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है। करना कितना है, 5 क्वेश्चन करना है। हर एक क्वेश्चन का वेटेज कितना है, 2 मार्क्स का। हर एक क्वेश्चन का वेटेज कितना है बच्चों, 2 मार्क्स का है, ठीक है ना। सेक्शन बी, इसमें भी 7 क्वेश्चन आएंगे। करना कितना है, 5 क्वेश्चन करना है। हर एक क्वेश्चन का वेटेज कितना होगा, 3 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी, ये भी इसमें भी कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। करना कितना है, 3 क्वेश्चन करना है। हर एक क्वेश्चन का वेटेज कितना है, 5 मार्क्स का है बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपका मतलब क्वेश्चन का परफॉर्म मतलब क्वेश्चन का ये रहा बच्चों कि कैसा क्वेश्चन आएगा, टाइप कैसा आपका सेक्शन आएगा, है ना। तो ये सेक्शन आपका हुआ पार्ट 2 का सब्जेक्टिव का। और टाइम थोड़ा देख लीजिए, आप लोग के हिसाब से मेरे ख्याल से कम है, 1.5 घंटे का है। तो थोड़ा देखिएगा आप लोग, है ना, थोड़ा स्पीड कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है क्वेश्चन आपका छूट जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, हाँ ठीक है। चलिए आइए बच्चों देखते हैं ना। तो इसमें क्या है, सेक्शन ए खंड अ, ठीक है ना। तो इसमें लिखा हुआ इफ एफ ऑफ एक्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 8x³ एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू x की पावर 1/, मतलब क्यूब रूट ऑफ एक्स, फाइंड जी ऑफ एफ, ठीक है ना। ये जी ऑफ एफ का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, है ना। तो जी ऑफ एफ का मतलब है बच्चों, ये लिखा है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये कुछ ऐसा लिखा है, ठीक है। हम लोग एफ ऑफ एक्स लिखते हैं ना, एफ ऑफ एक्स, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि एफ ऑफ एक्स जी के अंदर है। यदि हम इसको गाड़ी चलाएं, देखो हम बताते हैं, देखो ये एक्स दिए, कैसे कैसे जाएगा, देखो एक्स, तो ये फंक्शन का डब्बा है, ठीक है। बाहर कितना निकला है, एफ ऑफ एक्स निकला, क्लियर है। फिर अब एफ ऑफ एक्स किसके लिए इनपुट है, जी के लिए, ठीक है। तो बाहर कौन निकलेगा, बाहर निकलेगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको क्या बोलेंगे, जी ऑफ एफ, ठीक है। ये कुछ ऐसा है, ठीक है ना। अब इसका भी कंडीशन है कि ये जी ऑफ एफ कब एग्जिस्ट करेगा। तो जी ऑफ एग्जिस्ट कब, देखो हम ऐसे बता दे रहे हैं, जी ऑफ एफ एग्जिस्ट कब करेगा, जब जी का क्या डोमेन, जी का डोमेन और एफ का रेंज, जी का डोमेन एफ का रेंज, है ना, का इंटरसेक्शन जब एग्जिस्ट करे। मतलब ये जी ऑफ एफ एग्जिस्ट कब करे, जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट व्हेन, है ना, क्या डोमेन ऑफ जी इंटरसेक्शन, है ना, रेंज ऑफ एफ क्या करे, एग्जिस्ट करे, तब क्या होगा, जी ऑफ एफ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। ये इसका कंडीशन है, क्लियर है। अब हम लोग को जी ऑफ एफ निकालना है, तो निकाल लेते हैं हम लोग, चलो। तो जी ऑफ एफ कैसे निकालेंगे, हमको निकालना है जी ऑफ एफ, ये क्या है बच्चा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्लियर है। और हमको मालूम एफ ऑफ एक्स कितना है, तो जी ऑफ एक्स लिख, जी ऑफ एक्स कितना है मेरे पास, पहले देखिए, ये क्या x के पावर 1/3, क्लियर है। तो x को रिप्लेस कर दो f ऑफ x से, तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू, ये क्या हो गया, दिस इज f ऑफ x, इसका पावर 1/3, ठीक है। और f ऑफ x कितना है, 8x³, यहाँ पुट कर दो 8x³, इसका पावर कितना 1/3। तो 8 का क्यूब रूट कितना होगा, 2, और x का क्यूब रूट, x³ का क्यूब रूट कितना हो गया, x। दिस इज द आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों, क्लियर है। एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको देख लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए क्या लिखा है, प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस tan इनवर्स ऑफ 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ हाफ। आप लोगों को मैं बताया था बच्चों कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, ये क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 - xy। ये कब होगा, ये कब होगा, जब x भी पॉजिटिव हो, y भी पॉजिटिव हो।
और दोनों का मल्टीपल क्या हो, लेस देन 1 हो। तो देखो यहाँ दोनों का मल्टीपल लेस देन 1 है, बिल्कुल है। 2/11 0.2, 7/25 ही ले लो ना, ठीक है, लगभग मोटा मोटी 0.2123 आएगा। देखो मल्टीपल कितना, एक से कम ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, है ना। इसका मल्टीपल और इसका मल्टीपल क्या, एक से कम है, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आपको जब मैं ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहा था वहाँ पे किया था, बताया था, 3 फॉर्मूला था, तीनों फॉर्मूला बताया था, आप जाके प्रीवियस वीडियो में जाके देख लें। तो चलिए यहाँ पे करते हैं बच्चों, ये क्या है, अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग LHS ले लेते हैं। tan इनवर्स क्या है, 2/11 प्लस ये क्या हो गया बच्चों, tan इनवर्स ऑफ 7/24। तो क्या हो गया, अब हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ x + y 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 गुना 7/24। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है ना। देखिए अब बस इसको सॉल्व करना है थोड़ा। ये tan इनवर्स ऑफ ये कितना हो जाएगा, 48 प्लस 77 अपॉन ये ऐसे ही रहने दीजिए, है ना, 11 × 24। और इसके नीचे में क्या आपका, इसके नीचे में आ गया 11 × 24 माइनस 2 × 7/11 × 24। ये कटा, ये कटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है। देखिए आगे, है ना, आगे हम लोग यहाँ इसको थोड़ा मिटा लेते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए ठीक है बच्चों, देखिए तो कितना आ जाएगा ये आ गया बच्चों, दिस इज, है ना, ये आ जाएगा आपको tan इनवर्स ऑफ, ये 48 था 5, है ना, 5 आएगा 12, 12, ठीक है। और नीचे कितना आ गया, 24 264, उसमें 14 गया, 450, कितना 250, 250 आया, ठीक है। तो चलिए आप काटिए 25 से 5 बार में, 25 50, है ना, 25 5 बार में कटेगा ना, नहीं 25 अच्छा 10 बार में कटेगा बच्चों, ठीक है। फिर 5 1 5 2, तो कितना हो गया, दिस इज tan इनवर्स ऑफ हाफ। ये आपका RHS हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है बच्चों, क्लियर है, ये आपका प्रूव हो गया, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। थर्ड में क्या बोला है, देखिए थर्ड में बोला है कि फाइंड dy/dx इफ y = sin x² 5। चलिए y दिया, कितना दिया है, जैसे sin x² + 5 दिया बच्चों, कोई दिक्कत, ठीक है। आपका यहाँ पे गिवन है sin x² 5 गिवन है बच्चों, तो आप यहाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना आ गया, dy/dx। तो पहले साइन, देखो ध्यान रखना बच्चों, है ना, बता दे रहे हैं सही। देखो यदि मुझे साइन f(x) का डेरिवेटिव चाहिए तो क्या होता है, दिस इज cos f(x) इंटू, फिर अंदर का डेरिवेटिव होता है इंटू f'(x). तो यहाँ अंदर कौन है, ये है, पहले पूरे का डेरिवेटिव करेंगे तो साइन x² + 5 को क्या हो, cos x² + 5 इंटू, फिर अंदर का डेरिवेटिव दिस इज 2x, x का डेरिवेटिव 2x और 5 का 0, तो आगे क्या क्या बच्चों आ गया आपका, दिस इज 2x cos of x² + 5, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत बच्चों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चले बच्चों, आइए 4 हम लोग यहीं कर लेते हैं, ठीक है। 4 हम लोग यहाँ करते हैं। तो 4 क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस r व्हेन r = 4 सेंटीमीटर। ये क्या बोल रहा है, सर्कल का जो रेडियस है, सर्कल का जो एरिया है, इसका रेडियस r दिया हुआ है, इसका एरिया क्या होता है सर्कल का, πr²। ये रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोल रहा है, r के रिस्पेक्ट में। यहाँ देखो बच्चों dy/dx का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में y को डिफ्रेंशिएट करना है। अब यहाँ पे एरिया को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, r के रिस्पेक्ट में, तो करो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r, तो ये क्या हो गया, dA/dr इक्वल टू, ये क्या हो गया, दिस इज 2πr, ठीक है। अब r की वैल्यू कितना दिया बच्चों, 4, तो
तो आंसर लिख लो, दिस इज 2 पाई इंटू 4, दैट मीन्स दिस इज 8 पाई। 8 पाई इज योर आंसर, है ना। इसको ऐसे लिखना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस पर सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये क्या 8 पाई सेंटीमीटर। क्लियर है, ये कितना हो गया 8 पाई सेंटीमीटर, दिस इज आंसर। यूनिट के साथ लिखना, यूनिट छोड़ देगा तो आधा मार्क्स कट जाएगा बच्चों। क्लियर है, तो चले अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों। यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो बच्चों, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्या लिखा है, इवैल्यूएट दिस। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। तो इसको क्या करते हैं हम, पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए तो a स्क्वायर कितना होगा, रूट एक्स का a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, है ना, प्लस b स्क्वायर, प्लस क्या हो गया b स्क्वायर। इसको पहले कर लो, कितना हो गया, दिस इज x माइनस, ये तो कटा -2 प्लस 1/x। अब इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों आपको, तो हो गया x का इंटीग्रेशन x² 2 माइनस 2 का इंटीग्रेशन 2x, और ये क्या है 1/x। किसका इंटीग्रेशन होगा 1/x का इंटीग्रेशन, दिस इज log ऑफ x, log ऑफ x, और ये कांस्टेंट के दे दो, दिस इज आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा, इफ ए लाइन मेक्स इक्वल एंगल लिखा हुआ है विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन लिखना है बच्चों। बोला कोई लाइन है एक्स के साथ उतना ही बना रहा है, वाई के साथ उतना बना रहा है, जेड के साथ भी उतना एंगल, सबका एंगल इक्वल है। दैट मीन्स ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू हम लोग थीटा मान लेते हैं। कोई दिक्कत, हम लोग को ये मालूम है बच्चों कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है 1 होता है ना, ये पढ़े हैं ना हम लोग डायरेक्शन कोसाइन में। और यहाँ पे L कितना होता है, L इक्वल टू कॉस अल्फा, M क्या होता है बच्चों, दिस इज कॉस बीटा, और N होता है कॉस गामा। क्लियर है, ये एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, ये वाई एक्सिस के साथ एंगल, और ये जेड के साथ एंगल, जो भी एंगल बना रहा होगा वो। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, सब इक्वल है, सब थीटा। तो यहाँ हो गया, क्या हो गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या हो गया, दिस इज 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कॉस थीटा कितना हो गया बच्चों, दिस इज 1/√3। ठीक है, 1/√3। हम लोग प्लस माइनस केवल क्या लेंगे, प्लस लेंगे, क्योंकि हम लोग को एक्यूट एंगल देखना है बच्चों, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, केवल कॉस थीटा इक्वल टू 1/√3। तो यही हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस थीटा 1/√3, तो सब थीटा इक्वल है, तो कॉस थीटा भी क्या होगा, सबके लिए इक्वल, ये भी कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे L इक्वल टू M इक्वल टू N इक्वल टू क्या हो गया 1/√3, दिस इज आंसर। ठीक है, क्योंकि सबका एंगल इक्वल है ना, वो जो लाइन है सबके साथ इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली सबके साथ एंगल बना रहा है, तो वहाँ पे सबका उस लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइंस होगा L M और N सब क्या होगा, इक्वल होगा बच्चों। क्लियर है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। 2PA इक्वल टू PB इक्वल टू 5/13 दिया है, PA व्हेन B इज हैपन दिया है 2/5। तो हम लोग को मालूम है बच्चों, देखिए हम लोग को ये मालूम है कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B इज ऑलरेडी हैपेंड इक्वल टू, ये होता है P A इंटरसेक्शन B बच्चों अपॉन होता है दिस इज P ऑफ B। तो मुझे ये निकालना है, तो P A इंटरसेक्शन B कितना आ गया बच्चों, दिस इज PB इंटू PA/B, है ना। तो PB कितना है बच्चों, दिस 5/13 इंटू PA कितना है, अच्छा PA तो जरूरत नहीं है ना, PA/B कितना 2/5 दिया बच्चों, दिस इज 2/5, 5 कटा, योर आंसर 2/13, दिस इज आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा है बच्चों। और तो ये पार्ट ए हम लोग का खत्म हो गया बच्चों, ठीक है ना। और जो बच्चा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले बच्चों, है ना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्त के बीच में शेयर करें बच्चों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट
इंफॉर्मेशन है बच्चों, है ना, या जो भी चल रहा है ना, आपके दोस्तों के लिए भी ये क्या होगा, आपके दोस्तों के लिए भी यूजफुल होगा, तो आप दोस्तों के बीच में शेयर करें बच्चों। ठीक है, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं बच्चों। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, क्या लिखा है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट सो दैट दिस इक्वल टू ए बी सी, ये प्रूव करना है, दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं बच्चों, इसका मतलब क्या है, ए बी सी से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, ए बी सी प्लस ए बी सी अपॉन ए, बी सी बनेगा, प्लस फिर ए बी सी अपॉन बी, सी ए बनेगा, प्लस ए बी सी अपॉन सी, ए बी बनेगा। या आप ये प्रूव करो, नहीं तो आप ये प्रूव करिए, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, इसमें हम लोग एडिशन प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, है ना। देखिए हम लोग LHS से चल रहे हैं, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए। मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे 1 प्लस, जैसे यहाँ पे a प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ c है, यहाँ x है, यहाँ y है सपोज। यदि मुझे इसे लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे बच्चों, पहले a लिखेंगे, है ना, a, देखो हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको, यहाँ भी 2 टर्म बना लेते हैं, कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम लोग 2 टर्म बना लेंगे। ठीक है, क्लियर है, नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही रखना है तो ऐसे ही रखने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे 2 टर्म है तो यहाँ पे 2 टर्म हम लोग बना लेंगे। तो पहले हम लोग ए सी लिखेंगे, इसको हम लिखने का तरीका है बच्चों, ए सी, ए का नीचे x है x, सी के नीचे y है, प्लस फिर अब b के साथ b0 cy, ये इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है इसको ध्यान रखना है, हमने यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करने वाला है। देखो कैसे करेंगे बच्चों, देखो LHS पहले ये लेते हैं, ये लेते हैं, फिर ये लेते हैं। और एक चीज़ और बच्चों, एक प्रॉपर्टी और बता देता हूँ इसमें, कि यदि 2 रो या 2 कॉलम यदि इक्वल हो गया तो इसकी वैल्यू 0 होता है। ठीक है ना, तो कोई भी 2 रो या 2 कॉलम यदि इक्वल है तो उसका वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो चलिए हम लोग यही सब देखते हुए यूज़ करते हैं। तो ये और ये लेते हैं, यहाँ पर टोटल कितना आएगा, देखो इसमें 2 है, 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया, 8, टोटल 8 डिटरमिनेंट बनेगा यहाँ पे। देखिए कैसे बनेगा, पहले 1 1 1 लेते हैं, तो 1 1 1, देखिए यहाँ पे 1 1 आया बच्चों, 1 1 1 के नीचे 1 1, यहाँ 1 के नीचे 1 1, फिर प्लस, फिर 1 का 1 के साथ, फिर 0 के साथ, फिर 1 1, मतलब यहाँ 1 1 आ रहा है, और यहाँ 0 0 सी, 0 0 सी, फिर प्लस। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया 1 का दोनों के साथ हो गया। अब 1 का इस 0 1, तो 1 0 1, ये क्या है ना, 1 के नीचे 1 1 है, 0 b 0 0 b 0, और ये 1 1 1। ठीक है, फिर 1 0 1 हो गया, फिर 1 0 0। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, 1 0 0, तो यहाँ 1 1 आ गया बच्चों, 0 के नीचे क्या है b, फिर 0, फिर 0 सी। देखो इसमें 4 बन गया। अब हम लोग ये हो गया 1 का साथ, इस लोग के साथ हो गया पूरा। अब हम लोग a को उठाएंगे, a 1 1 प्लस a 1 1, a के नीचे क्या है, 0 है 0, a के नीचे 0 है 0, 1 के नीचे 1 1 1 है 1 1, b के नीचे 1 के नीचे 1 1 है, प्लस। ठीक है, ये हो गया। अब ये और ये, तो a 1 0, a के नीचे 0 0 है बच्चों, 1 के नीचे 1 1 है, 0 0, और यहाँ c है। ठीक है, फिर प्लस, अब इसका इसके साथ हो गया, अब इसका इसके साथ, तो a 0 1 0 0 है ना, b 0 1 1, प्लस अब इसका इसके साथ हो गया, अब इसके साथ। ठीक है, तो a 0 0 चलेगा, फिर यहाँ पे 0 0 है बच्चों, फिर b हो गया 0 हो गया, 0 0 c हो गया। क्लियर है, ये वैल्यू आ गया बच्चों। देखो अब किसका वैल्यू 0 होगा, सुनना, यहाँ पे 2 रो क्या है, इक्वल है, तो इसका वैल्यू कहाँ गया, ये 0 जाएगा। यहाँ भी 2 रो इक्वल है, इसका वैल्यू कहाँ जाएगा, 0 जाएगा। यहाँ भी 2 कॉलम इक्वल है, सॉरी यहाँ भी 2 कॉलम इक्वल है तो 0, यहाँ भी 2 कॉलम है तो इसका वैल्यू कहाँ जाएगा, 0। ठीक है बच्चों, फिर देखिए यहाँ पे 2 कॉलम इक्वल है तो इसका वैल्यू कहाँ गया, 0, और कोई नहीं। अब वैल्यू रखना स्टार्ट करो बच्चों। ठीक है, चलिए हम लोग इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। देखिए आइए, तो पहले हम लोग इसका वैल्यू लिखें, तो कितना आएगा बच्चों, 1 के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, BC, और ये 0, तो फर्स्ट क्या खुलेगा मेरा, केवल BC खुलेगा, फिर प्लस
ये दिख रहा है ना, ओपन करना आता है ना बच्चों आपको, इसका मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 0 0 के साथ सब 0 हो जाएगा, तो 1 के साथ केवल करेंगे BC माइनस 0, तो BC आ गया। सेकेंड चलो यहाँ चलो बच्चों देखो, तो यहाँ पे हम लोग किसके अगेंस्ट में ओपन करते हैं बच्चों, देखो हम लोग इधर से ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 टर्म 0 है देखो, तो यहाँ से A ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ये आएगा C, दिस इज AC आएगा बच्चों, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं बच्चों, फिर वापस 2 0 तो A के टर्म में ओपन करेंगे, तो ये और ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा, तो ये B 0, तो यहाँ पे आ गया प्लस AB, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए बच्चों 2 0 है, यहाँ एक टर्म में करें तो यहाँ दिस इज BC ABC, देखिए ये आपका RHS हो गया ना RHS, ये लिखो चाहिए लिखो, बोथ आर इक्वल, ये प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, आइए देखिए। वैसे आपको एक चीज़ और बता दें बच्चों, ये जेई पर्पस मतलब IIT JEE पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पता आता है, डायरेक्टली भी दे देता है कभी कभी, ठीक है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या बोला, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द पॉइंट x = 0। कंटिन्यूटी कहाँ से करना है, 0 पे करना है, तो फंक्शन कैसे डिफाइन किया है बच्चों, f(x) दिया है sin x/x, जब x क्या हो लेस देन 0 हो, इक्वल टू x+1, जब x क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बच्चों। तो क्या है यहाँ पे, है ना, कंटिन्यूटी यदि हम किसी पॉइंट पे देखते हैं बच्चों, तो कंडीशन क्या होता है ना, इफ f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 0 या एट x = a, तो क्या होता है, हम लोग क्या लेते हैं, LHL = RHL = वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या लेते हैं बच्चों, पहले लेते हैं LHL, फिर लेते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट, फिर क्या लेते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो LHL क्या हो गया बच्चों, कहाँ देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू कहाँ पे, a नेगेटिव पे देखते हैं हम लोग इसका वैल्यू, इक्वल टू, ये कहाँ देखते हैं बच्चों, ये देखते हैं a पॉजिटिव पे, और ये कहाँ देखते हैं बच्चों, ये जो देखते हैं f(a) पे देखते हैं बच्चों। या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, देखो यदि मुझे लिखना है तो हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, f(, ये क्या है, दिस इज h - x लिखेंगे, ठीक है। इसे क्या लिखेंगे, h-x, ठीक है। देखिए या इसको हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, a-h लिखो, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, भैया a क्या है, 0 हो गया, और h टेंड्स टू कहाँ जा रहा है, 0। आप लोग जैसे लिखो, है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये नेगेटिव 0 पॉजिटिव, ये क्या हो गया, f(a + h) या इक्वल टू f(a)। तो इतना क्यों करेंगे, हम लोग सीधे यहाँ से चलते हैं, है ना। देखिए तो यहाँ पे ये क्या है, LHL कब निकालेंगे बच्चों, जब x की वैल्यू क्या हो, लेस देन a, ये a है, इससे जस्ट पहले हो, और जस्ट बाद क्या होता है, a पॉजिटिव, इसके जस्ट पहले a नेगेटिव, क्लियर है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या क्या डिफाइन है, देखो x इज लेस देन 0 के लिए यहाँ पे a क्या है, 0 है, किस पॉइंट पे चेक करना है, 0 पे। वैसे भी आपको ये ध्यान होना चाहिए बच्चों, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की बात हम लोग कहाँ करते हैं, या डिफरेंशिएबिलिटी की बात कहाँ करते हैं, जहाँ फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है। तो फंक्शन अपना नेचर चेंज कहाँ कर रहा है, लेस देन 0 पे फंक्शन ऐसा है, और ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन ऐसा है, तो फंक्शन कहाँ नेचर चेंज कर रहा है, 0 पे। यदि मान लो ये आपको नहीं दिया रहता है कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट, ये पॉइंट नहीं दिया होता, तो आपको ये खुद ही चेक करना होता है कि ये कहाँ पे अपना नेचर चेंज कर रहा है, 0, यानी कंटिन्यूटी कहाँ चेक करना है, मुझे 0 पे चेक करना है, ठीक है। चलिए आइए, तो ये एक्सिस लेस देन 0 दिया है, लेस देन 0 का मतलब LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये ग्रेटर देन 0 RHL के लिए फंक्शन ये है, LHL के लिए फंक्शन ये है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन देखो, वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए भी फंक्शन यही डिफाइन है, इक्वालिटी यही होल्ड किया ना, ठीक है। तो चलिए हम लोग LHL निकाल लेते हैं बच्चों। ये लिमिट x टेंड्स टू कहाँ, a क्या है, 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या होगा, लेस देन 0 नेगेटिव के लिए फंक्शन ये है, दिस इज sin x/x। तो ये क्या होता है बच्चों, sin x/x, when x टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू क्या होता है, 1। तो ये क्या निकला मेरा, ये मेरा LHL निकल गया बच्चों, क्या निकला, LHL। अब हम लोग RHL देख लेते हैं, RHL, तो RHL कहाँ निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव पे निकलेगा बच्चों, ठीक है। तो 0 पॉजिटिव पे फंक्शन क्या है, 0 पॉजिटिव फंक्शन क्या है, x+1, यहाँ पे x+1 लिखिए,
है ना। तो ये क्या दे रहा है, दिस इज 0 रखो तो ये क्या आएगा 1, ये भी कितना आ गया 1 आ गया, ये भी 1 है। और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए भी फंक्शन क्या डिफाइन है, ये डिफाइन है, जब 0 रखोगे तो ये भी क्या होगा 1 होगा। एंड दिस इज इक्वल टू क्या है, दिस इज वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो सारा इक्वल हो गया बच्चों, यहाँ पे लिखना LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस। ठीक है बच्चों, आप लोग ऐसा लिखोगे, ठीक है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये लिखना है बच्चों, है ना। दिस इज 3x अपॉन 3x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ कॉमन निकालते हैं बच्चों, है ना। 3x प्लस 5 अपॉन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन है, निकाल लीजिए, बना x माइनस 1, यहाँ माइनस 1 कॉमन है, निकाल लीजिए, बना x माइनस 1। तो ये कुछ कैसा बन गया बच्चों, दिस इज 3x प्लस 5 अपॉन, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो चलिए देखिए थोड़ा और देख लीजिए बच्चों, है ना। ये कितना आएगा, ये जैसे आ गया 3x प्लस 5, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है, ये होता है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। क्लियर है, तो इसको हम ब्रेक कर रहे हैं तो क्या हो गया, दिस इज x प्लस 1 और x माइनस 1 आएगा। तो x माइनस 1 2 टाइम्स हो गया, इसका x माइनस 1 इसका x माइनस 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो ये कैसा होता है, देखो ये हो गया बच्चों आपका a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये ऐसा होता है इसका पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों, क्लियर है। तो चलिए हम लोग को ए बी सी का वैल्यू चाहिए, कैसे करेंगे, इसका इसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे और ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, दिस इज 3x प्लस 5 अपॉन, ये क्या बना x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या एज्यूम किए, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए इधर एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, दिस इज x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या बना, a के साथ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b के साथ क्या बनेगा, x माइनस 1 लिए बचा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, और c के साथ क्या बचेगा बच्चों, c के साथ आ गया प्लस c के साथ आ गया x प्लस 1। ठीक है, c के साथ क्या आ जाएगा, x प्लस 1। तो चलिए इसको देखते हैं, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों, इधर क्या बचा, इधर 3x प्लस 5, उधर देख लो क्या बचेगा, ये बचा, इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस b के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c के साथ cx प्लस c। ये आएगा बच्चों, है ना। आप कंपेयर करना बोथ साइड, पहले एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट एक साथ करो, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट a है, यहाँ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट b है ना, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, अब एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 2a, एक्स का कोएफिशिएंट c है, ये एक्स का कोएफिशिएंट है, प्लस कांस्टेंट क्या आएगा, a आएगा, यहाँ माइनस b और यहाँ प्लस c। ठीक है बच्चों, कंपेयर द कोएफिशिएंट बोथ साइड, है ना, कंपेयर द कोएफिशिएंट बोथ साइड। तो बताओ बच्चों, एक्स को इधर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, a प्लस बी, उधर कुछ है नहीं है, तो यहाँ से a प्लस बी कितना आ गया, 0। ठीक है, फिर एक्स का कोएफिशिएंट या माइनस 2a प्लस c है, इधर 3 है, माइनस 2a प्लस c इक्वल टू 3 हो गया बच्चों। फिर यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, इधर 5 है, इधर क्या है, a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, 5 है। तो चले हम लोग वैल्यू निकालना स्टार्ट करो। कैसे निकालोगे, यहाँ से a इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, माइनस बी, है ना, वैल्यू निकालना है ना मुझे, ठीक है। तो यहाँ से a इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी, तो माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 5।
तो यहाँ a इक्वल टू माइनस बी रखो तो यहाँ क्या हो गया, दिस इज 2b प्लस 3 इक्वल टू 3। ये समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहा हूँ बच्चों? a इक्वल टू माइनस बी यहाँ रख दिया पहले, तो माइनस बी माइनस 2b प्लस c। अब इसे और इसे सॉल्व कर लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको 1 ले लो, इसे 2 ले लो, इसे 3rd ले लो इक्वेशन नंबर, और 2 माइनस 3rd करो, 2 माइनस 3rd करेंगे तो कितना आ गया, दिस इज 4b गया इक्वल टू माइनस 2, b कितना आ गया माइनस हाफ, b माइनस हाफ, तो a कितना हो गया बच्चों, a इक्वल टू हाफ, ठीक है। तो c कितना आ गया, c इक्वल टू 5 माइनस प्लस 2b, तो 5 माइनस 1 दैट इज 4, c कितना आ गया 4 आ गया। तो मेरा यहाँ पे ये कितना आ जाएगा बच्चों, है ना, ए बी सी का वैल्यू आ गया कितना, हाफ माइनस हाफ एंड 4, यहाँ पे रख देते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों है ना, थोड़ा कैलकुलेटिव है, घबराने वाला बात कोई नहीं है बच्चों इसमें, ठीक है ना। पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा सा था, यहाँ पे रख दो वैल्यू, ए का वैल्यू हाफ एक्स प्लस 1, बी का वैल्यू माइनस हाफ एक्स माइनस 1, सी का वैल्यू 4 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर लो, ये कितना आएगा, दिस इज लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, ये माइनस हाफ है ऑलरेडी, ये भी कितना आएगा बच्चों, दिस इज लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 4, ये कितना आएगा बच्चों, है ना। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो ये क्या है, कुछ ऐसा है, देखो x माइनस 1 का पावर माइनस 2 है dx, ठीक है। तो यहाँ से हाफ कॉमन आ गया, और ये कितना बन गया, दिस इज लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, और ये आ गया बच्चों, दिस इज 4 टाइम्स ये x माइनस 1 का, क्या वो पावर ऐड होता है ना इसमें, प्लस सम कांस्टेंट के, तो ये हो गया हाफ लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस माइनस 1, ये कितना हो जाएगा माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट के, दिस इज द आंसर, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, नो डाउट कैलकुलेटिव था, लेकिन आसान था बच्चों, कुछ करना नहीं पड़ा, है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ रुक करते हैं बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, चलिए देखते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 करते हैं, आइए यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ये होगा 0 to π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे बच्चों एक प्रॉपर्टी यूज होगा, है ना, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज होगा, वो प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, ध्यान रखना, 0 to a एफ ऑफ एक्स, इसको हम किंग्स प्रॉपर्टी बोलते हैं, इक्वल टू होता है 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं बच्चों। चलिए आइए देखते हैं, इसको हम लोग i कंसिडर कर लेते हैं, ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो i कितना आ गया 0 to π/2, ये स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ, ये क्या होगा बच्चों, दिस इज साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया 0 to π/2, ये कितना हो गया साइन 90 माइनस थीटा कॉस एक्स अपॉन नीचे ये कॉस एक्स प्लस ये साइन एक्स, तो वापस देखो बच्चों नीचे तो वही आ गया वापस, है ना, इसको फर्स्ट मान लो बच्चों, ठीक है, और इसे सेकंड मान लो, 1 + 2 कर लो बच्चों, क्लियर है। तो आई कितना आ गया, दिस इज 2i इक्वल टू, लिमिट वही है 0 to π/2। अब देखो बच्चों नीचे सेम है तो ऊपर और ऊपर ऐड हो जाएगा, ऊपर क्या हो गया, दिस इज साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन नीचे भी वही है साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, ये कट के कितना हो गया 1, तो 0 to π/2 कितना आ गया 1 dx, एंड तो 2i कितना आ गया 1 dx, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, और ये लिमिट पुट कर दो बच्चों, क्लियर है। तो लिमिट कितना हो गया, दिस इज π/2, ये क्या आया 2i = π/2, तो यहाँ से i कितना आ गया बच्चों, दिस इज π/2,
4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, या तो कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। मतलब ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है बच्चों, आपको ये सॉल्व करके बताना है कि इसका मतलब सॉल्यूशन क्या आएगा। ठीक है ना, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए तो ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो सकता बच्चों, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो डी वाई के साथ एक्स भी है और वाई भी है, तो ये वेरिएबल सेपरेबल से तो नहीं होगा। ये कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है बच्चों, है ना, डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है। देखिए इसको हम लिखते हैं वाई डी एक्स इक्वल टू, इसको उठा के उधर ले जाओ, ये आ गया एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई। कोई दिक्कत? ठीक है, इस डी वाई को उठा के यहाँ ले आओ बच्चों, इस डी वाई को उठा के यहाँ ले आओ। तो y डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू, ये क्या दिख रहा है, x प्लस 2y स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है ना। यहाँ पे देखो बच्चों, हम लोग जो लीनियर जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े बच्चों, मोस्टली ये पढ़े हुए हैं ना। क्या पढ़े थे हम लोग, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी, है ना, पी वाई इक्वल टू क्यू, कुछ ऐसे ही पढ़े हुए हैं ना। लेकिन यदि यहाँ पे हमको दिख रहा है डी एक्स अपॉन डी वाई बनता हुआ दिख रहा है बच्चों, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा p और q क्या है, मेरा फंक्शन ऑफ x है। p और q क्या होगा, मेरा फंक्शन ऑफ x होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, अच्छा हम लोग इसको एक और टर्म लेते हैं, एक और हम लोग फॉर्मेट लेते हैं dx अपॉन dy का, प्लस यहाँ पे क्या होता, यहाँ होता है px, यहाँ y था, यहाँ y था, px इक्वल टू q। यहाँ पे p और q क्या होगा बच्चों, यहाँ पे पी क्यू होगा मेरा फंक्शन ऑफ वाई, यहाँ पे क्यू क्या होगा, फंक्शन ऑफ वाई। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही इस फॉर्मेट में बनता हुआ दिख रहा है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों, वाई डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2y स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्स को उधर उठा के इधर लाओ, एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स इक्वल टू 2y स्क्वायर। वाई से डिवाइड दे दो बच्चों, तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस इसको माइनस 1 अपॉन वाई इंटू एक्स लिख सकते हैं, वाई से डिवाइड दे दिए बच्चों, इक्वल टू 2y। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना। तो ये इसी फॉर्मेट में है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेट जो यूज़ हो रहा है, कौन सा यूज़ हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन यदि हम लिखें तो सॉल्यूशन क्या होता है इसका, यदि हम इसका सॉल्यूशन लिखें तो ये होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये दिस इज डी वाई। कोई दिक्कत? तो हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन भी यही निकालेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से p कितना हो गया, p इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वाई, यहाँ q कितना है, q इक्वल टू 2y। तो सबसे पहला काम हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं बच्चों। क्या निकालते हैं, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है फॉर्मूला, e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p किसका फंक्शन है, p इज द फंक्शन ऑफ y, है ना, p इज द फंक्शन ऑफ y। तो ये p इंटू डी वाई होगा, e इंटीग्रेशन ऑफ कितना, p माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक, है ना। तो ये हो गया बच्चों आपका, माइनस बाहर निकालो, माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, e के पावर माइनस, इसके लिख सकते हैं लॉग ऑफ y की पावर माइनस 1। तो ये कितना हो गया, दिस इज y की पावर माइनस 1, दैट इज 1 अपॉन वाई। तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकल गया बच्चों, 1 अपॉन वाई मेरा निकल गया। क्लियर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा इतना आ गया। अब मुझे सॉल्यूशन लिखना है तो सॉल्यूशन यहाँ से लिख देंगे, सॉल्यूशन यही है ना। इस फॉर्म का सॉल्यूशन क्या होगा, इस फॉर्मेट का सॉल्यूशन मेरा ये होगा। ठीक है, तो चलिए लिखिए, तो x इंटू आई एफ क्या है मेरा, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है बच्चों, q इज 2y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, 1 अपॉन वाई, दिस इज dy। तो इधर से कितना आ गया बच्चों, y कैंसिल, 2 इसका इंटीग्रेशन 2y प्लस सम कांस्टेंट के। तो ये आ गया x अपॉन वाई, है ना, इक्वल टू 2y प्लस के। x को इसको यदि उठा के लाओगे इधर तो ले आओ, दिस इज द आंसर।
ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। यहाँ पे आप ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम लोग जैसे ऐसे पढ़ते हैं ना dy अपॉन dx वाला फॉर्मेट, मोस्टली हम लोग यही यूज़ करते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि dx अपॉन dy में आ जाए तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मेट वही था, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, है ना। देखिए इसको मिटा दो बच्चों, रफ कर दे, ठीक है। इसको लिख लो फटाफट आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चों? 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि यहाँ वेक्टर ए है कितना 2i + 2j + 3k, वेक्टर बी गिवन है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी गिवन है, वेक्टर सी गिवन है, ऑल 3 वेक्टर्स आर गिवन, है ना। आर सच दैट वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। किसका परपेंडिकुलर है? वेक्टर सी का परपेंडिकुलर है। हम लोग को मालूम है बच्चों कि दो वेक्टर भी परपेंडिकुलर हो, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हुआ? या तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है? 0 है। इसका मीनिंग तो यही है, क्लियर है। बस हम यही यूज कर लेंगे यहाँ पे। चलिए तो पहले हमको वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर भी चाहिए, मतलब ये किसका परपेंडिकुलर है बच्चों? ये वेक्टर सी का परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ कितना होगा? 0। इसको जब डॉट प्रोडक्ट करो क्या होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस लैम्डा टाइम वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 0। तो यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी हम लोग निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ए का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? पहले सी के साथ। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए 2i + 2j + 3k डॉट सी कितना है बच्चों? 3i + j प्लस लैम्डा टाइम्स बी कितना है? -i + 2j + k, है ना। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? सी के साथ। 3i + j = 0। यही होगा बच्चों। चलिए अब i का मल्टीपल किसके साथ? i के साथ। i का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? i के साथ, है ना। तो i डॉट i, है ना। तो क्या आएगा? 2 3 जा 6, फिर 2 का j का j के साथ 2 1 जा 2 प्लस i के यहाँ तो नहीं है 0, तो के 0, फिर प्लस लैम्डा टाइम्स, है ना। अब -i का डॉट प्रोडक्ट 3i के साथ, तो -3 + 2, है ना, कि यहाँ भी नहीं है 0 = 0। तो कितना हो गया? 8, और यहाँ से बच्चों माइनस लैम्डा = 0। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ गया बच्चों? लैम्डा ये 8। ठीक है बच्चों, ये भी एक आसान क्वेश्चन था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, है ना। क्या लिखा हुआ? सपोज ए गर्ल थ्रोज ए डाई, ठीक है ना। एक गर्ल है जो डाई को थ्रो कर रहा है। इफ शी गेट्स 5 और 6 शी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स। ये क्या बोल रहा है कि यदि वो डाई को थ्रो कर रहा है, सबसे पहले एक लड़की है वो जो डाई को थ्रो कर रहा है, वो डाई को थ्रो कर रहा है, इसमें 5 और 6 आ जाए तो एक कॉइन लेके वापस एक कॉइन लेके उसको 3 बार टॉस करेगा। ध्यान रखना, कॉइन 3 बार टॉस कब करेगा? जब डाई में क्या है? 5 और 6, ठीक है, मतलब डिपेंडेबल, ध्यान रखना एक दूसरे पर डिपेंड है। एंड नोट द नंबर ऑफ हेड्स, है ना, एंड नोट द नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, और हेड नोट करेगा वो, ठीक है। इफ सी गेट 1 2 3 और 4 सी टॉस ए कॉइन वंस। क्या बोल रहा है कि यदि वो और यदि डाई को जब थ्रो किया, यदि उसमें 1 2 3 और 4 मिले तो वो एक ही बार कॉइन को टॉस करेगा। ध्यान रखना है, जब 1 2 3 4 मिले तो कितने बार टॉस करेगा कॉइन को? एक बार ही टॉस करेगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है ना। लिखा है एंड नोट वेदर ए हेड और टेल, और जो आया हेड आया टेल आया उसको नोट किया है। इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, ये बोल रहा है कि इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, यदि वो टेल में एग्जैक्टली 1 हेड ऑब्टेन करेगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रोज 1 2 3 और 4 विद द डाई। तो बोलता है कि 1 2 3 4 डाई, तो बोलता है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा जो 1 2 3 4 डाई उसे मिले, मतलब नंबर 1 2 3 और 4 मिले। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा मतलब इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस, है ना, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस, सो सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, वो 1 हेड को पाएगा। इसके लिए मेरा 1 2 3 4 आने के लिए एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या करें, सुनना, यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान रखना। सॉल्यूशन देखो इसका,
तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं, सपोज लाइन गर्ल्स थ्रो ए डाई, क्या लिखा, इफ सी गेट 5 और 6, तो सबसे पहले हम यही लिखते हैं, लेट एक इवेंट लेते हैं इवन, इसका मतलब क्या हुआ, गेटिंग 5 और 6। इवन क्या है, लेट इवन बी द इवेंट, पूरा लिख लो, लेट इवन बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 5 और 6, या ऐसे करके लिख लो, डैश करके। इवन क्या है, बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 5 और 6। तो मुझे बता सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन कितना आएगा बच्चों, 5 और 6, मतलब टोटल उसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 आएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, दिस इज NE1 अपॉन NS। तो मेरा फेवरेबल आउटकम क्या है, 5 और 6, मतलब 2 है, और NS कितना है, 6 है, तो कितना आगे बच्चों, 1/3। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आगे देखिए, सी टॉसेस अ कॉइन 3 times एंड सी टॉसेस अ कॉइन 3 times, नोट द नंबर ऑफ हेड एंड टेल। ठीक है, इसका यूज हम लोग बाद में करेंगे बच्चों, क्लियर है। आगे देखिए, सी गेट्स 1 2 3 और 4, तो अब यहाँ पे एक इवेंट और लेते हैं E2, है ना, बी द इवेंट ऑफ गेटिंग कितना, 1 2 3 और 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 कितना हो जाएगा, देखो वापस NE2 अपॉन NS। ठीक है, NE2 कितना, 4 फेवरेबल आउटकम है, 4/6, तो 2/3। यहाँ तो कोई दिक्कत हुआ बच्चों, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, आगे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या, इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, तो एक इवेंट और एज्यूम कर लेते हैं, एक इवेंट ए ले लेते हैं, ए मतलब हाँ, ए बी द इवेंट गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। क्या एक हेड मिलना चाहिए, अब देखो एग्जैक्टली 1 हेड 2 कंडीशन में मिलेगा, 2 कंडीशन में मिलेगा। पहला कंडीशन क्या है, जब वो कॉइन को 3 बार फेंके, जब कॉइन को 3 बार थ्रो करे, है ना। और दूसरा इवेंट दूसरा कब मिलेगा, जब कॉइन को वो 1 बार टॉस करे। ये एक बार बोला कॉइन को कितने बार टॉस करे, 3 बार, एक बार बोला कॉइन को कितने बार टॉस करे, 1 बार। तो यहाँ पे इसका मतलब हेड डिपेंड है, हेड डिपेंड है कि हम कॉइन को कितने बार, मतलब एक हेड जो हमको मिलेगा बच्चों, वो या तो कॉइन को 3 बार टॉस करने के बाद मिलेगा, या तो एग्जैक्टली 1 कॉइन टॉस करने के बाद मिलेगा। अब देखो जो 3 कॉइन को जब हम टॉस करेंगे तो वो किस पे डिपेंड है, वो डिपेंड है इसमें कि मुझे 5 और 6 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है डाई से, है ना। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं क्या बच्चों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड व्हेन है ना, डाई व्हेन वी गेट 5 और 6। तो वी गेट 5 और 6 क्या है, व्हेन इवेंट इवन, यदि इवेंट ऑलरेडी हैपेंड है, क्योंकि 3 बार डाई हमको 3 बार हमको कॉइन टॉस कब करेंगे, जब मेरा 5 और 6 आए। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड व्हेन, है ना, इवन क्या है, व्हेन वी गेटिंग 5 और 6 ऑलरेडी, एंड दिस इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में हम कितने बार हम इसको टॉस करेंगे कॉइन को, 3 बार। कितने बार टॉस करेंगे, 3 बार। अब मुझे एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए, तो मेरा जो नंबर ऑफ मेरा जो फेवरेबल आउटकम है बच्चों, फेवरेबल आउटकम्स, वो क्या आएगा, हम कितने बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं यहाँ पे, 3 बार। तो क्या क्या आएगा बच्चों, देखो हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, क्या चाहिए मुझे, एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए ना, एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए। तो हेड टेल 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 हेड टेल टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, ये मेरा फेवरेबल आउटकम होगा, टेल टेल हेड, ये मेरा फेवरेबल आउटकम होगा। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, 8, तो 3 बार कॉइन टॉस कर रहे हैं, है ना। तो क्या हो, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पे 8 हो गया, और मुझे मेरे जो फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 3 है। तो ये हो गया बच्चों 3/8। यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर वापस देखो, अब हम लेते हैं कि जब हम एक बार ही कॉइन को टॉस किया और मुझे एग्जैक्टली 1 हेड मिला,
तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हिट when event E2 is happened, already happened। E2 इवेंट हैपन होने का मतलब क्या है कि मेरे पास क्या आ रहा है डाई में 1 2 3 और 4 आ रहा है। उस केस में हम कॉइन को कितने बार टॉस करेंगे, एक ही बार। तो कॉइन को जब एक बार टॉस करेंगे या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, तो दोनों का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, हाफ और हाफ। एग्जैक्टली वन हेड आने का प्रोबेबिलिटी हाफ होगा और एग्जैक्टली वन टेल आने का भी प्रोबेबिलिटी कितना होगा, हाफ होगा। तो ये क्या हो गया, दिस इज हाफ। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों। चलिए अब हम लोग देखते हैं बच्चों थ्योरम, है ना, बेस का थ्योरम मालूम है। अब मुझे निकालना क्या है कि मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E2 मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है बच्चों यहाँ पे वी हैव टू फाइंड, है ना, मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, E2 व्हेन एग्जैक्टली वन हेड हैपेंड। दैट मीन्स एग्जैक्टली वन हेड मतलब ए, मतलब निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन एग्जैक्टली वन हेड ऑलरेडी गेटिंग, दिस इज इक्वल टू, है ना, ये मुझे निकालना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम हम लोग देख लेते हैं बच्चों क्या आएगा। बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आता है देखो, तो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपेंड इक्वल टू, ये होगा बच्चों, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, है ना, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 इज ऑलरेडी हैपेंड अपॉन, फिर वापस ऊपर वाला ही लिख दो, टू व्हेन ऑलरेडी हैपेंड प्लस, अब एक इवेंट और है P1 Pe1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, A व्हेन E1 इज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, सबका वैल्यू यहाँ पे लिख दो, है ना। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है, कहाँ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यहाँ पे है 2/3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 इज ऑलरेडी हैपेंड, A व्हेन E2 इज ऑलरेडी हैपेंड हाफ है, यहाँ भी वही है बच्चों 2/3 इंटू 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 कितना होगा बच्चों, ये है 3/8। जब हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो 2 2 कटेगा, यहाँ भी 2 2 कटा, 3 3 कटा बच्चों, ये आता है बच्चों मेरा 8/11, ये मेरा आंसर आता है। आप लोग इसको पैच कर देना, ठीक है। तो ये आपका बेस थ्योरम का एप्लीकेशन हो गया बच्चों, ठीक है, इसको ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत हो रहा हो तो वापस वीडियो को पॉज करें बच्चों और वापस इसको समझें और खुद से एक बार कर ले तुरंत, तो फिर ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। यहाँ तो मेरे यहाँ से यहाँ पे बच्चों आपका ये पोर्शन भी खत्म, मतलब ए सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया, अब सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे, ये सेक्शन बी भी खत्म हो गया बच्चों यहाँ पे। चलिए हम लोग सेक्शन से स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है, या हम लोग यहीं खत्म करें इसे, चलिए हम लोग इसको यहीं खत्म करते हैं बच्चों, है ना। सेक्शन सी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तब तक बच्चों आप लोग अच्छे से रहिए, पढ़ाई करते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, है ना, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच में जरूर इसे बताएं बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों, बाय।